हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग समय ईवीएस का टेस्ट होंगे, स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको डेली क्लासेस की जो है पीडीएफ मिल जाया करेंगे, जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएंगी वहां पे आपको मिल जाया करेंगे। ओके, ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। जैसे, मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या आंध्र प्रदेश? तो बताइए, ये घर कहाँ होने चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो ये घर जो होते हैं बांस वाले 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर, ये होते हैं असम में। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना। आवास आपके सिलेबस में है और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और इनको नोट करते हुए चलिए। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला उत्सव है कुंभ मेला या समक्का सारालम्मा जात्रा या खर्ची उत्सव या गंगा जी मेला? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला उत्सव है कौन सा? तो वो है आपका शमक्का सरलम्मा जात्रा। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में मतलब सीटेट यूपी टेट में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। टोटल 30 के 30 हो आपके, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, सबसे अच्छी सुविधा है, निजी कंपनियों के स्वामित्व में है? बताएंगे सब लोग। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी जो है क्या किया जाता है उस बताइए। अभी भी जो है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ठीक ना। ये एक सामाजिक चिंता का विषय है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली नाम है क्या? पोचमपल्ली, बताइए पोचमपल्ली क्या है? लोक चित्रकला जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, या साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं, या बकरियों की किस्म का जिसका महीन महीन जो है ऊन सॉल बनाने के काम आता है, या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का? तो पोचम पल्ली देखिए है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति जो है नमूने होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर में बनाया जाता है, ठीक है ना, बुना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से हैं और उनकी पढ़ाई जो है सरकारी विद्यालय में हुई। एंड यहाँ पे वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा भी देती हैं। तो सही कथन इसमें कौन कौन सा है ये आपको बताना है। जब आपको जो है वहीदा के बारे में पता होगा तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। ये मतलब जम्मू के राजौरी जिले के रहने वाली है। ये अब नए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए ना तब से ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते थे, अब थोड़ा सा कम रिपीट होते हैं, बट रिपीट होते हैं क्योंकि छोटा सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर
वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से हैं और उनकी पढ़ाई जो है सरकारी विद्यालय से हुई। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली है। तो ABC आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, जरदोजी, तोड़ा या फुलकारी या कांथा? बताइए सब लोग। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो यहाँ पे आपका जरदोजी हो जाएगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट, जैसे उपग्रह के नाम से जानते हैं, या रॉकेट, या वायुयान, या उल्का पिंड? सभी लोग 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम रॉकेट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए, या बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, या बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, या बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए? तो किसके लिए जो है लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, ये आपको बताना है। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है। बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए नहीं, ये तो बेस्ट है गांव में ही। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। इसलिए जो है लोग गांव से शहर व कस्बों की ओर जो है स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। बाकी सभी गांव में तो शैक्षिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। बाकी कुछ गांव ऐसे जहां पे शैक्षिक सुविधाएं मिल जाती हैं, बट रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए लोग जो है गांव से कस्बों और शहरों की ओर जो है स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना आप लोग। प्रश्न क्या है? हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश जो है कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दी गई जो है संभावित कारणों पर विचार कीजिए। कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हैं। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी घरों में तो टोटियां नहीं लगी हैं। लोग विद्युत मोटर तथा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। एंड सी वाला देख लीजिए क्या कह रहा है कि पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को जो है साफ बना दिया गया है। एंड जिन झीलों में जो है वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहां नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवने देखे जा सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। इसका कारण क्या है? जो कुआं का जो पानी है वो सूख गया। 69 का जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ए वाला आपका नहीं होगा, ए वाला। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे B, C, D आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ए वाला देखिए, इसमें है, इसको कट कर दो, इसमें है, इसमें कट दो, इसमें है, इसमें कट कर दो। तो B, C, D यही बचा आपका, यही हो जाएगा। ठीक है। यही कारण है आपके जो कुएं के पानी है सूख रहे हैं। ठीक है, चलिए। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में जो है एक EVS का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है क्या? रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश या गैंगटॉक? विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। तो विश्व की योग राजधानी क्या है, बताइए। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ऋषिकेश आपका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है वे कम खाते हैं, उनके जो है दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। इसमें सही विकल्प चुनना है आपको, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? 71 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। तो इसका जो सबसे उपयुक्त कारण है, उनके भोजन का सही ढंग से जो है होता है, यहाँ पे पाचन होता है। ठीक है ना। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण यही है। ओके, तो केवल डी वाला इसमें आपका सही है, केवल डी वाला। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ पर या अधिक का होता है, क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, या एक्सप्रेसवे, या जलमार्ग? बहुत ही सरल प्रश्न है। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ पर या उससे अधिक होता है, तो वो क्या कहलाता है?
सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन डिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कल करेक्शन की वीडियो आएगी, कैसे करेक्शन आपको फॉर्म में करना है वो भी आपको बताऊंगा। मॉर्निंग में वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे जो वर्ग रहता है, अगर 6 लेन का है या उससे अधिक है तो वो कहलाएगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक पहेली है, उसका जो है हल करना है। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूं तोता, फाख्ता, बतख या मोर। बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसे सरल प्रश्न पूरी क्लास में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, तो इसमें नाचता कौन है भाई? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दमन एवं दीव की लोकप्रियता कला एवं शिल्पकारी है क्या? बांस की शिल्पकारी, या बर्ली चित्रकारी, या जो है पत्थर की शिल्पकारी, या कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी कौन सी है? तो कछुए के कवच की शिल्पकारी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विटामिनों तथा खनिज लवणों को जो है सूक्ष्म पोषण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है, या इनकी कमी से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, या मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 75 को जवाब दीजिए। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषण तत्व जो है कहा जाता है, क्यों? कारण क्या है? विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषण तत्व कहा जाता है, क्योंकि जो है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासिक शासनिक जो है विषय है? यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, या यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक जो है अंतः अनुशासनिक जो है क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतःक्रिया क्षेत्र है। यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग। ऑप्शन देख लियो आप लोग, एंड प्रश्न को एक बार फिर से रीड कर लो, फिर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे देखना, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए जो है विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बिल्कुल सही है। यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुनासिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो ए बी सी ही आपका इसमें सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ओके। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है सभी प्रत्ययों और विषयों को शामिल करने में, या पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, या जो है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, या ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। बताइए 77 का जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है किसमें? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। बताएंगे सब लोग। तो पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? यह पाठ तथा जो है साल के अंत में जो है होने वाला आकलन है, या सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है, या रचनात्मक रूप से सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है, या यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है? तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा जवाब दीजिए सब लोग। 78 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं?
तो इसमें देखिए समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को जो इसमें स्पष्ट कर रहे हैं ये वाला, ये दोनों, यह रचनात्मक रूप से जो है सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है और यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। तो यहाँ पे सी डी आपका सही होगा, तो ऑप्शन तीसरे में आपका दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? सीसीई का अर्थ बताइए क्या है इसका अर्थ? ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 79 का जवाब दीजिए। तो सीसीई का अर्थ होता है सतत एवं जो है व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? 80 के जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो इसमें देखिए आपका जो है कौन कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें आपका सही है ये वाला बी सी डी, यानी कि मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की जो है स्थिति बनाना और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण जो है सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो इसमें देखिए जो है सम्मिलित करता है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जैस को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य कुछ और जो है परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैस के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? ऐसा करके मोना जैस की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जैस तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। ऐसा करके मोना जैस की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जाता है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही हैं। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा बताइए, बताइए सब लोग। 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आपका जो सही होगा केवल ये वाला सही होगा, ए वाला सही होगा और बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा में दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ से एक बार आप जो है रिवीजन जरूर कर लेना। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित या समुदाय केंद्रित? ईवीएस की जो है पाठ्यपुस्तक उद्देशित है, तो ये जो है उद्देशित है बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित। ए व डी यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल, व्याख्या करने का कौशल। 84 को जवाब दीजिए सब लोग। एट्टी फोर का यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा अवलोकन कौशल आपका हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन कौशल। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं प्रेक्षण को चर्चा करना या साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग
या प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण या व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंध। 85 को जवाब दीजिए सब लोग। तो 85 का यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला, प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण। ठीक है, चलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राधा जो है एक ईवीएस की अध्यापिका, दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर पूड़ी फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। देखिए, जो आपके शिक्षण अधिगम वाले प्रश्न होते हैं बड़े जरूर होते हैं बट सरल होते हैं, इनको मतलब देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं। और आप शिक्षण अधिगम वाले प्रश्न तभी सही कर पाएंगे जब आपका कंटेंट आपका मजबूत होगा। तो कंटेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक के नाते, उससे कहें कि पानी के अणु भाप में जो है बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण जो है पूड़ी फूल जाती है। या उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। या उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहें कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। उससे जो है यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। क्या करेंगे बताइए आप एक शिक्षक के नाते, बताइए सब लोग। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एक शिक्षक के नाते आप जो है उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। और यह कहेंगे, उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी और डी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक के नाते आप यही करेंगे। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर या मौखिक इतिहास पर। 87 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौखिक इतिहास पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती हैं। मणि कहता है, मेरी दादी कहती हैं अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए। मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। या मणि से कहें कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। या मणि से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करें कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। 88 का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 प्रश्न और आपके बचे हैं। तो यहां पे देखिए नाइमा को क्या करना चाहिए, बताएंगे सब लोग। नाइमा को क्या करना चाहिए। नाइमा को करना चाहिए मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करें कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। यही कहना चाहिए नाइमा को। ठीक है, अगला प्रश्न है। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है खोज उपागम पर या अन्वेषण विधि पर या संप्रत्यात्मक उपागम पर या अनुभवात्मक अधिगम पर। किस पर जो है विचार निर्भर है ये आपको बताना है। तो ऐसा विचार जो है निर्भर है अनुभवात्मक अधिगम पर। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी। वह कछुआ कहाँ है।
किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को जो है इंगित करते हैं? बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधि से जोड़ना, या बच्चों की सृजनात्मकता का जो है पोषण करना, या परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। 90 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सृजनात्मकता का जो है पोषण करना। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं अपना स्कोर भी जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे शाम 6:45 वाली क्लास पे।